नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम प्रकृति और आज मैं आपको गणित कक्षा 12 के पाठ 6 अवकलज के अनुप्रयोग का 8वां भाग पढ़ाऊंगी। तो हम कुछ उदाहरण पढ़ रहे थे उच्चतम व निम्नतम के ऊपर। आज हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 24, 25 और 26। फिर हम चलेंगे आगे और पढ़ेंगे एक सरबंध अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान क्या होता है और कैसे उसे निकालते हैं। तो उदाहरण 24 दिया गया है कि मान लीजिए बिंदु ए और बी पर क्रमशः एपी तथा बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। यदि एपी 16 मीटर, बी क्यू 22 मीटर और ए बी 20 मीटर हो तो ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए ताकि आपका आर पी स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो। तो पूरा का पूरा प्रश्न आपको पढ़ा दिया गया है। यदि नहीं समझ आए इसको दूसरी बार पढ़ें। सबसे पहले आप जो जो आपको दिया गया है उसके आधार पर अपना एक आकृति बनाएं। तो आकृति में हमें दिया क्या गया है कि मान लीजिए ए और बी पर क्रमशः दो बिंदु, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ स्तंभ हमने खींचे हैं जो कि एपी और बीक्यू है। यदि एपी आपका 16 मीटर, बीक्यू 22 मीटर और पूरा का पूरा एबी 20 मीटर है, तो अब एबी पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए आर जहां जिसकी वजह से आर पी स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो, सबसे कम हो। तो आप मान लीजिए ए बी पर यह बिंदु आर है, ठीक है, और ए आर का आप मान ज्ञात कर लीजिए कि एक्स मीटर है। मान मान लीजिए कि आप एक्स मीटर इसे मान लीजिए। बी आर क्या आ जाएगा, 20/x मीटर। तो हमारे जो आर पी स्क्वायर जमा ए बराबर ए आर स्क्वायर, पाइथागोरस का जो हमारा नियम होता है उसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि जो सबसे लंबा लंबी होती है, इसका जो लंबी साइड होती है वह उसका जो मान होता है वह बाकी दोनों के वर्ग का योग होता है। तो मतलब आर पी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर जमा ए आर स्क्वायर। इसी प्रकार आर क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर जमा बी आर स्क्वायर या आर बी स्क्वायर। तो अब ए पी स्क्वायर हमें दिया गया है, ए आर भी दिया गया है। आप आर पी स्क्वायर निकाल लेंगे जो भी, फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारी पूरी जो बनकर आएगी वो ये होगी आर पी स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर जमा ए पी स्क्वायर जमा आर बी स्क्वायर जमा बी क्यू स्क्वायर। इन सब के मान यहाँ दिए गए हैं जो कि ए पी है हमारा 16, ए आर है एक्स, आर बी 20 - x और बी क्यू 22। सब रखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर जमा 16 स्क्वायर जमा 20 - 20/x का होल स्क्वायर जमा 22 स्क्वायर। तो आर पी स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर आ गया, दो स्क्वायर, 2x स्क्वायर घटा 40x जमा 1140। फिर मान लीजिए कि s जो एस एक्स है वह आर पी स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर है। अब आपको बोला है कि हमें ऐसा बिंदु प्राप्त करना है जिससे कि आर पी स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो। वो कैसे आएगा, आप s मानेंगे, उसको हम उसका पहला अवकलन निकालेंगे, उसे बराबर करेंगे 0 के। तो जो जो भी हमारा बिंदु आएगा x वह हमारा जो क्रांतिक बिंदु होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा मतलब। तो अब s डैश एक्स बराबर 0 है, तो उसके बाद आपका x 10 प्राप्त हो जाता है। सभी x के लिए हमारा जो s डैश एक्स आएगा वो आएगा 4। s डबल डैश एक्स दूसरा अवकलन हमारा 4 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो इसीलिए 10 पर हमारा s डबल डैश जो 10 पर है, दूसरा अवकलन 10 पर 0 से बड़ा है। इसीलिए द्वितीय द्वितीय अवकलज परीक्षण के अनुसार x बराबर 10 पर s का स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु है और हमारा ए बी पर r की a से दूरी जो है वो ए आर बराबर 10 मीटर है। आप दोनों में से निकाल लेंगे वो आपका ए आर आ जाएगा जो कि है 10 मीटर। दूसरा उदाहरण आगे पढ़ते हैं। उदाहरण 25, यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभीष्ट समलंब को आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, ए बी तथा डीपी, एपी पर डीपी, एपी ये पूरा का पूरा ए बी है हमारा,
उस पर आप सबसे पहले एक डीपी और दूसरा एक सीक्यू लंब खींचिए, सीधा बिल्कुल लंब खींच दिए। और मान लीजिए हमारा एपी जो है वो एक्स है, एपी हमारा एक्स है। और तो इसी वजह से अब आपने हम पहले पढ़ा होगा सर्वांग समता। तो कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, आप उनमें एस 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 ए एस 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 ए ये सब पढ़ पढ़ के आपने ऊपर करे होंगे। तो चूंकि हमारे ए पी डी और बी क्यू सी दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं, इसीलिए ए पी बी क्यू के बराबर होगा। तो बी क्यू भी हमारा एक्स सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो डीपी है और क्यूसी है, जो जो डीपी और क्यूसी है, वह क्या आ जाएंगे, 100 घटा एक्स स्क्वायर का रूट। तो देखिए क्या हुआ कि एडी और बीसी हमें दिए गए थे 10-10, हमने मान लिया एपी एक्स, तो उसी वजह से सर्वांग समता की वजह से बीक्यू भी एक्स आ गया। ये हमारा पीक्यू एक्स और डीसी भी एक्स। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से पीडी निकाल लेंगे, डीपी निकाल लेंगे और क्यूसी निकालेंगे, जो कि आएगा 10 का स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर, जो कि है 100 घटा एक्स स्क्वायर का रूट। तो इससे हमारा ए बी जो आ गया, अब ये आ गए डीपी और क्यूसी भी आ गए। अब पूरा का पूरा ए बी क्या निकलेगा, 10 जमा एक्स जो कि होगा 2x जमा 10। तो मान लीजिए समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल सबसे अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अतः ए बराबर ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग 10 जमा 10, और लंबाई क्या है, ये जो कि थी रूट में 100/x²। 2x जमा 10 तो 1/2 गुणा x जमा 10 गुणा 100 - x का होल स्क्वायर। तो ए डैश एक्स आपका, फिर ए एक्स आ गया ये, ए डैश एक्स आप इसको पूरा का पूरा इसका जब अवकलन निकालेंगे, तो हमने पहले भी पढ़ा है, आप फिर से जाइए फिर से पढ़िए, अवकलन नहीं आपको अगर अच्छे से आता है तो यह प्रश्न करने में थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, इसीलिए आप उनको अच्छे से करें, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा। तो ए डैश एक्स आ गया x जमा 10 गुणा माइनस का 2x बटे 100 - x² का रूट, जमा रूट में 100 - x²। ठीक है, गुणन गुणन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, आपने जो देखा होगा। तो ए डैश एक्स क्या आ गया, -2x² घटा 10x जमा 100 बटे रूट में 100/x²। अब ए डैश एक्स को हम जब जीरो डालेंगे तो उससे आता है -2x² घटा 10x जमा 100 बराबर 0। ये जीरो में चला गया, इसीलिए यह हमारा यह जो भाग रह गया वह जीरो हो गया, जिससे कि हमें मिलता है कि x या तो 5 है या x माइनस का 10 है। लेकिन अब आप देखिए, क्योंकि x एक दूरी को मतलब दूरी है, x हमने क्या लिया था, x हमने जो छोटी सी भुजा ली थी एपी लिया था। तो x क्योंकि दूरी है तो वह ऋण नहीं हो सकता, वह माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लेंगे x बराबर 5। अब क्योंकि आपको पता है द्वितीय अवकलज परीक्षण के करने के लिए हमें दूसरा अवकलन निकालना पड़ेगा। तो हमारा द्वितीय अवकलन आ गया a डबल डैश एक्स बराबर रूट में 100 - x² गुणा -4x - 10 माइनस में, ये बहुत लंबा आ जाएगा, तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आप फिर से करेंगे, जब आप दूसरा अवकलन करेंगे तो यह बड़ी सी इकाई आ जाएगी, जो कि आएगी रूट 100 - x² गुणा -4x - 10 माइनस में -2x - 10x जमा 100 गुणा -2x बटे रूट का 100 - x² गुणा 2 बटे 100 - x²। तो इसको जब आप थोड़ा सा और लिखेंगे अच्छे से तो आपका आ जाएगा 2x³ -300x - 1000 बटे 100 - x² का पावर में उसकी ऊपर वो 3/2। तो जब आपने हमने निकाली क्या आई त्रिभुज की, जो लंबाई आई है वह 5 आई है। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास कि 2 गुणा 5
क्यूब जब आप यहाँ पूरी इसमें रखेंगे, आप 5 रखेंगे x की जगह, तो आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करते करते, इसको हल करते करते आपके पास आ जाएगा -30/√में 75, जो कि माइनस का साइन है। आप सिर्फ ये देखिए कि वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो क्योंकि ये 0 से छोटा आ रहा है, तो यह एक यह एक अधिकतम क्षेत्रफल देता है, यह अधिकतम बिंदु है। तो इस प्रकार x बराबर 5 पर समलंब का क्षेत्रफल अधिकतम है, और अधिकतम क्षेत्रफल आया है a5 पर। अगर आप 5 रखेंगे तो 5 + 10 गुणा √में 100 - 5 स्क्वायर, जो कि आएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका अधिकतम यही आएगा, और किस बिंदु पर आएगा? 5 पर। जब x 5 होगा, बिंदु नहीं, मतलब जब लंबाई x 5 होगी। अब उदाहरण 26 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु, उसके अंतर्गत यदि आप एक महत्तम वक्र पृष्ठ ये लगाते हैं वाले लंब वृत्तीय बेलन, ये बेलन यदि आप लगाते हैं, उसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अभी हम निकालेंगे तो हमें समझ आएगा। तो मान लीजिए शंकु के आधार की त्रिज्या OC बराबर R है। आधार हमारा R है और ऊंचाई OA H है। अब मान लीजिए कि दिए गए शंकु के अंतर्गत बेलन के आधार की वृत्त की त्रिज्या OE X है। ठीक है, तो हमारे इसकी जो हमने आधार लिया, उसकी त्रिज्या हमने ली R, और जो बेलन है उसके अंदर की त्रिज्या ली हमने OE X। तो अब देखिए कि बेलन की ऊंचाई QE के लिए, बेलन की ऊंचाई, अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकाल पाएंगे? आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, हमारे पास ABC, QEC, PDB, ये सब कुछ कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब देखिए कि बेलन की ऊंचाई QE के लिए QE/OA बराबर EC/OC है, क्योंकि QEC और AOC दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग समत्रिभुज है। तो क्या बोल रहा है? QEC एंड AOC, QEC AOC दोनों हमारे किस तरीके के त्रिभुज है? सर्वांग सम। तो उसकी वजह से AO/QE, AO, QE/AO, QE/AO EC/OC के बराबर, यानी EC/OC के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई बटे जो हमारा शंकु है उसकी ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या बटे शंकु की त्रिज्या के बराबर है, सर्वांग समता की वजह से। तो QE/H बराबर R - X बटे R आ जाएगा। QE आ जाएगा H गुणा R - X बटे R। अब मान लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ S है, तब S क्या होता है? 2πxH गुणा R - X बटे R। ठीक है, तो हमारा वक्र पृष्ठ आ गया, SX आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2πH/R गुणा RX - X स्क्वायर। 2πH/R हमारा x का नहीं, x पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए हमने उसे ऐसे ही रहने दिया। जब हमने पहला अवकलन निकाला, तो पहला अवकलन 2πH/R गुणा R माइनस का 2x। जब हम इसका दूसरा अवकलन निकालेंगे तो वह क्या आ गया? माइनस में 4πH/R, जो कि 0 से छोटा है। तो दूसरा अवकलन हमारा 0 से छोटा आ गया। अब S-X 0 के बराबर जब हम रखते हैं, उसे रखने से x R/2 प्राप्त होता है। अब क्योंकि सभी x के लिए जो हमारा S"x द्वितीय अवकलन वह 0 से छोटा ही है हमेशा, तो सभी x के लिए हमारा दूसरा अवकलन 0 से छोटा है। अतः S R/2 पर भी, S"R/2 पर भी 0 से छोटा ही होगा। इसलिए x/R/2, x बराबर R/2 S का उच्चतम बिंदु है। अतः दिए गए शंकु के अंतर्गत
महत्तम वक्र पृष्ठ के बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि एक सर्वत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। तो प्रमेय 5 याद रखिए कि यदि मान लीजिए कि एक अंतराल आई ए बी, ए बराबर बी पर हमारा जो फलन f है वह एक संतत फलन है, तब f का निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और i में कम से कम एक बार तो f यह मान प्राप्त करता है, और f का निरपेक्ष न्यूनतम मान होता है और i में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है। प्रमेय 6, मान लीजिए सर्वंत अंतराल I पर f एक अवकलनीय फलन है और मान लीजिए कि I कोई आंतरिक बिंदु C है, तब I में कोई आंतरिक बिंदु C है। यदि C पर निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त होता है तो हमारा पहला अवकलन f डैश C पर 0 होता है, और यदि C पर निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होता है तो f डैश C 0 होता है। तो आज हमने पढ़ा उदाहरण 24, 25 व 26, और फिर हमने पढ़ा एक सर्वंत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। आगे हम पढ़ेंगे किसी फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने की व्यावहारिक विधि और उदाहरण 27, 28 व 29। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।